कल्याणी के सामने अब एक विषम समस्या आ खड़ी हुई। पति के देहांत के बाद उसे अपनी दुर्व्यवस्था का यह पहला और बहुत ही कड़वा अनुभव हुआ। दरिद्र विधवा के लिए इससे बड़ी और क्या विपत्ति हो सकती है कि जवान बेटी सिर पर सवार हो। लड़ने जा सकते हैं, चौका बर्तन भी अपने हाथ से किया जा सकता है, रूखा सूखा खाकर निर्वाह किया जा सकता है, झोपड़े में दिन काटे जा सकते हैं, लेकिन युवती कन्या घर में बैठी हो नहीं और विवाह न हो। कल्याणी को भालचंद्र पर ऐसा क्रोध आता था कि स्वयं में कालिख लगाऊं, सिर के बाल नोच लूं, कहूं कि तू अपनी बात से फिर गया, तू अपने बाप का बेटा नहीं। पंडित मोटे राम ने उनकी कपट वृतांत सुना दिया था। वह इसी क्रोध में भरी बैठी थी कि कृष्णा खेलती हुई आई और बोली, कई दिन में बारात आएगी अम्मा, पंडित जी तो आ गए। बारात का सपना देख रही है क्या? कृष्णा, वही चंदर तो कह रहा है कि 2-3 दिन में बारात आएगी, क्या न आएगी मम्मा? कल्याणी, एक बार तो कह दिया, सिर क्यों खाती है? कृष्णा, सबके घर तो बारात आ रही है, हमारे यहाँ क्यों नहीं आएगी? कल्याणी, तेरे यहाँ जो बारात आने वाला था उसके घर में आग लग गई। कृष्णा, सच में अम्मा? तब तो सारा घर जल गया होगा, कहाँ रहते होंगे? बहन कहाँ जाकर रहेगी? कल्याणी, अरे पगली, तू तो बात ही नहीं समझती। आग नहीं लगी, वह हमारे यहाँ ब्याह नहीं करेंगे। कृष्णा, यह क्यों अम्मा? पहले तो वही ठीक हो गया था ना? कल्याणी, बहुत से रुपए मांगता है, मेरे पास उसे देने के लिए रुपए नहीं हैं। कृष्णा, क्या बड़े लालची हैं अम्मा? कल्याणी, लालची नहीं तो और क्या है, पूरा कसाई निर्दयी दगाबाज। कृष्णा, तब तो अम्मा बहुत अच्छा हुआ कि उसके घर बहन का ब्याह नहीं हुआ, बहन उसके साथ कैसे रहती? यह तो खुश होने की बात है अम्मा, तुम रंज क्यों करती हो? कल्याणी ने पुत्री को स्नेहमयी दृष्टि से देखा। इनका कथन कितना सत्य है, भोले शब्दों में समस्या का कितना मार्मिक निरूपण है। सचमुच यह तो प्रसन्न होने की बात है कि ऐसे कुपात्रों से संबंध नहीं हुआ, रंज की कोई बात ही नहीं। ऐसे कुमानुसों के बीच में बेचारी निर्मला की न जाने क्या गति होती, अपने नसीबों को रोती। जरा सा घी दाल में अधिक पड़ जाता तो सारे घर में शोर मच जाता, जरा खाना ज्यादा पक जाता तो सास दलिया लेकर सिर उठा लेती। लड़का भी ऐसा लोभी है, बड़ी अच्छी बात हुई नहीं, बेचारी को उम्र भर रोना पड़ता। कल्याणी यहाँ से उठी तो उसका हृदय हल्का हो गया था, लेकिन विवाह तो करना ही था, और हो सके तो इसी साल, नहीं तो दूसरे साल फिर नए सिरे से तैयारियां करनी पड़ेंगी। अब अच्छे घर की जरूरत न थी, अच्छे वर की जरूरत न थी। अभागिनी को अच्छा घर वर कहाँ मिलता? अब तो किसी भांति सिर का बोझा उतारना था, किसी भांति लड़की को पार लगाना था, उसे कुएं में झोंकना था। यह रूपवती है, गुणशीला है, चतुर है, कुलीन है तो हुआ करे, दहेज नहीं तो उसके सारे गुण दोष हैं। दहेज हो तो सारे दोष गुण हैं। प्राणी का कोई मूल्य नहीं, केवल दहेज का मूल्य है। कितनी विषम भाग्य लीला है। कल्याणी का दोष कुछ कम न था, अबला और विधवा होना ही उसे दोषों से मुक्त नहीं कर सकता। उसे अपने लड़के अपनी लड़कियों से कहीं ज्यादा प्यारे थे। लड़के हल के बैल हैं, भूसे खली पर पहला हक उनका है। उनके खाने से जो बचे वह गायों का। मकान था, कुछ नगद था, कई हजार के गहने थे, लेकिन उसे अभी 2 लड़कों का पालन पोषण भी करना था, उन्हें पढ़ाना लिखाना था। एक कन्या और भी 4-5 साल में विवाह करने के योग्य हो जाएगी, इसीलिए वह कोई बड़ी रकम दहेज में न दे सकती थी। आखिर लड़की को भी तो कुछ चाहिए, वे क्या समझेंगे कि हमारा बाप भी कोई बाप था। पंडित मोटे राम को लखनऊ से लौटे 15 दिन बीत चुके थे। लौटने के बाद दूसरे ही दिन से वह वर की खोज में निकले थे। उन्होंने प्रण किया था कि मैं लखनऊ वालों को दिखा दूंगा कि संसार में तुम ही अकेले नहीं हो, तुम्हारे ऐसे और भी कितने पड़े हैं। कल्याणी रोज दिन गिना करती थी। आज उसने उन्हें पत्र लिखने का निश्चय किया।
और कलम दावत लेकर बैठी ही थी कि पंडित मोटे राम ने पदार्पण किया। कल्याणी, आइए पंडित जी, मैं तो आपको खत लिखने जा रही थी, कब लौटे? मोटे राम, लौटा तो प्रातः काल ही था, पर इसी समय एक सेठ के यहाँ से निमंत्रण आ गया। कई दिन से तरमाल न मिले थे, मैंने कहा कि लगे हाथ यह काम भी निपटा लूं। अभी उधर से ही लौटा हूँ, कोई 500 ब्राह्मणों का पंगत थी। कल्याणी, कुछ कार्य भी सिद्ध हुआ या रास्ता ही नापना पड़ा? मोटे राम, कार्य क्यों न सिद्ध होगा, भला यह भी कोई बात है? 5 जगह बातचीत कराया हूँ, 5 की नकल लाया हूँ, उनमें से आप चाहे जिसे पसंद करें। यह देखिए, इस लड़के का बाप डाक के सींगे में 100 रुपये महीने का नौकर है। लड़का अभी कॉलेज में पढ़ रहा है, मगर नौकरी का भरोसा है। घर में कोई जायदाद नहीं, लड़का होनहार मालूम होता है, खानदान भी अच्छा है। 2-4 हजार रुपये में बात तय हो जाएगी। मांगते तो यह भी 3,000 से कम नहीं है। कल्याणी, लड़के के कोई भाई है? मोटे, नहीं, मगर 3 बहनें हैं और तीनों कुंवारी, माता जीवित है। अच्छा, अब दूसरी नकल दी है। यह लड़का रेल के सींगे में 50 रुपये महीना पाता है, माँ बाप नहीं है, बहुत ही रूपवान, सुशील और शरीर से खूब हष्ट पुष्ट कसरती जवान है, मगर खानदान अच्छा नहीं। कोई कहता है मायनाइन थी, कोई कहता है ठकुराइन थी, बाप किसी रियासत में मुख्तार थे। घर पर थोड़ी सी जमींदारी है, मगर उस पर कई हजार का कर्ज है, वहाँ कुछ लेना देना न पड़ेगा। उम्र कोई 20 साल होगी। कल्याणी, खानदान में दाग ना होता तो मंजूर कर लेती, देखकर तो मक्खी नहीं निकली जाती। मोटे, तीसरी नकल देखिए। एक जमींदार का लड़का है, कोई 1,000 सालाना नफा है, कुछ खेती बाड़ी भी होती है। लड़का पढ़ लिखा तो है, कचहरी अदालत के काम में चतुर है, दुहाजू है। पहली स्त्री को मरे 2 साल हो गए, उससे कोई संतान नहीं, लेकिन रहना सहन मोटा है, पीसना कूटना घर में ही होता है। कल्याणी, कुछ दहेज मांगते हैं? मोटे, इसकी कुछ न पूछिए, 4,000 सुनाते हैं। अच्छा, यह चौथी नकल दीजिए। लड़का वकील है, उम्र कोई 35 साल होगी, 300-400 की आमदनी है। पहली स्त्री मर चुकी है, उससे 3 लड़के भी हैं, अपना घर बनवाया है, कुछ जायदाद भी खरीदी है। यहाँ भी लेन देन का कोई झगड़ा नहीं। कल्याणी, खानदान कैसा है? मोटे, बहुत ही उत्तम खानदान है, पुराने रईस हैं। अच्छा, यह 5वीं नकल देखिए। बाप का छापा खाना है, लड़का पढ़ा तो BA तक है, पर उस छापे खाने में काम करता है। उम्र 18 साल की होगी। घर में प्रेस के सिवाय कोई जायदाद नहीं है, मगर किसी का कर्ज सिर पर नहीं है। खानदान न बहुत अच्छा है, न बहुत ही बुरा। लड़का बहुत सुंदर और सच्चा मित्र है, मगर 1,000 से कम में मामला तय न होगा। मांगते तो 3,000 हैं। अब बताइए, आप कौन सा वर पसंद करती हैं? कल्याणी, आपको सबों में कौन पसंद है? मोटे, मुझे तो 2 वर पसंद हैं, वह एक जो रेलवे में है और दूसरा जो छापे खाने में काम करता है। कल्याणी, मगर पहले के तो खानदान में आप दोष बताते हैं। मोटे, हाँ, दोष तो है, छापे खाने वालों को ही रहने दीजिए। कल्याणी, 1,000 देने को कहाँ से आएगा? 1,000 तो आपका अनुमान है, शायद वह मुख और फैलाए। आप तो इस घर की दशा देख रहे हैं, भोजन मिलना यही गनीमत है, रुपए कहाँ से आएंगे? जमींदार साहब 4,000 सुनाते हैं, डाक बाबू भी 2,000 का सवाल करते हैं, इनको जाने दीजिए। बस वकील साहब ही बच जाते हैं, 35 साल की उम्र में कोई ज़्यादा नहीं है, इन्हीं को क्यों ना रखिए। मोटे राम, आप खूब सोच विचार लें, मैं यो आपकी मर्जी का ताबेदार हूँ, जहाँ कहिएगा वहाँ जाकर टीका कराऊंगा, मगर 1,000 का मुंह न देखिए। छापे खाने वाला लड़का रत्न है, जैसी यह रूप और गुण की पुरी है, वैसा ही लड़का भी सुंदर और सुशील है। कल्याणी, मुझे तो पसंद भी यही है महाराज, पर रुपए किसके घर से आए, कौन देने वाला है कोई दानी? खाने वाले खा पीकर चंपत हुए, अब किसी की भी सूरत नहीं दिखाई देती, बल्कि और मुझसे बुरा मानते हैं कि हमें निकाल दिया।
जो बात अपने बस के बाहर है उसके लिए हाथ ही क्यों फैलाऊं? संतान किसको प्यारी नहीं होती, कौन उसे सुखी नहीं देखना चाहता। पर जब अपना काबू न हो, आप ईश्वर का नाम लेकर वकील साहब को टीका कराइए। आयु कुछ अधिक है, लेकिन मरना जीना विधि के हाथ में है। 35 साल का आदमी बुढ़ा नहीं कहलाता। अगर लड़की के भाग्य में सुख भोगना है तो जहाँ जाएगी सुखी रहेगी, दुख भोगना है तो जहाँ जाएगी दुखी रहेगी। हमारी निर्मला को बच्चों से प्रेम है, उनके बच्चों को अपना समझेगी। आप शुभ मुहूर्त देखकर टीका कराइए।